इंश्योरेंस एजेंट्स का भी ठीक है, जब पॉलिसी बेचनी हो तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, बूस्टर मिलेगा, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मिलेगी, फटाफट क्लेम मिलेगा, लेकिन क्लेम लेने के टाइम पे ठन ठन गोपाल। कमाल करते हो अरुण भाई, यही चीज तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। जब भी देखो जहां पर एक साल के अंदर लोग दावा कर रहे हैं कि आपका पैसा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, और आप म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं कि 10 साल होल्ड करो, 20 साल होल्ड करो, फिर जाके आप वेल्थ गेन कर पाओगे। तो कुछ तो बहुत बड़ा झोल है बॉस। म्यूचुअल फंड मतलब कि इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स बड़ा ही टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसको ऐसे हर कोई नहीं मैनेज कर सकता। तो इंश्योरेंस कौन सा कम है बॉस? टर्म एंड कंडीशन 40 से 50 पेज की, और वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फीचर थोड़ी ना इंश्योरेंस है, प्राइस सस्ता इंश्योरेंस, तो यही तो महंगा पड़ता है। तो कुछ ऐसी खट्टी मीठी थोड़ी सी तीखी कन्वर्सेशन आप हमेशा सुनते हो जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे और देखते होंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। और यही वो छोटी छोटी टॉक्स हैं जो एक ऐसी डायरेक्शन में आपको ले, जहाँ पर आपकी इंश्योरेंस जर्नी हो या इन्वेस्टमेंट जर्नी हो, वो एक ऐसी ट्रबल में जाती है, फिर आपको लॉन्ग टर्म पे लगता है कि म्यूचुअल फंड वाला भी चीट कर रहा है और इंश्योरेंस वाले ने भी चीट किया। तो हमारी आज की कन्वर्सेशन का प्राइमरी एजेंडा यही है कि एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट प्लान कौन सा हो सकता है, किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करे कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए। इंडीड, ताकि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर में की हुई एक एक इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्टेड कर पाए, ताकि कोई भी चैलेंज उसको कभी भी प्रॉब्लम में ना फंसाए, कभी ना उसको क्लेम की टेंशन हो, ना ही उसको इनसफिशिएंसी फील हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण कुमार। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बाय एजुकेशन एंड अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बाय प्रोफेशन. I am there into this industry from last 15 years and I'm helping a lot of clients to manage their wealth. At this point in time, we are helping more than 100 families and managing more than 80 plus crore rupees of assets into mutual funds. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज महाजन और मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। मेरा जो विज़न है वो है इंश्योरेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चाह कर भी आपको कभी भी मिससेल ना कर सके, आपका पैसा आपके बुरे समय में आपके काम आए। So hi my friends, I carry 12 years rich experience in this industry, जहाँ पर मैंने 5,000 से ज़्यादा एजेंट्स को ट्रेन करा है और 16,000 से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को एंटरटेन करा है, टेक केयर किया है। और वही एक्सपीरियंस के साथ आज हम डिकोड करेंगे इस कन्वर्सेशन में, ताकि आपकी इंश्योरेंस जर्नी और उसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन ले सके। अरुण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी सारी यंग जनरेशन को माइंड में रखकर कि अगर कोई अपने स्टार्टिंग करियर में है और वो अभी कमाना शुरू किया है, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें उसको टेक केयर करनी चाहिए? क्या ये एक प्रोसेस है या एक प्रोडक्ट है? तो क्या उसको ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि उसकी जो जर्नी है वो सच में ही फ्रूटफुल रहे, प्रॉस्परस रहे? तो क्या पॉइंट्स आप मुझे बोलना चाहेंगे? धीरज जी, पहला ही क्वेश्चन एंड बैंग ऑन टारगेट। देखो, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करते हैं, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सारे काम में चलता है जो। Correct. इसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स जब कंप्लीट होते चले जाते हैं तो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी पूरी होती है। और जब वेल्थ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट आता है। Correct. रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपकी वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं सकती। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज प्रोटेक्टिंग योर लाइफ, स्पेसिफिकली योर हेल्थ, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। इंडीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने टच किया है, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा है हमारा जनरेशन्स में, या ओवर द जनरेशन जो हमने चीज़ें सीखी है शायद उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लर्निंग्स को। मैंने देखा है कि इंडिया में ना लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। व्हेन इट कम्स टू, आपने बिल्कुल सही बात जो कनेक्ट करी है वो है कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस में अगर पहला स्टेप आता है तो यस, वो रिस्क मैनेजमेंट आता है, और ये भी 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक है जो जिंदा रहते टेक केयर करता है चैलेंजेस को, एक जाने के बाद है। सो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, आज डिकोड करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स अपने आप को क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ को एडहेयर करें, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो हमेशा ही प्रॉस्परस है, जो कि हमारा आज का कोर फोकस है। एब्सोल्युटली। तो धीरज भाई, मैं पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरा नीश वेल्थ मैनेजमेंट का है। आई हेल्प क्लाइंट्स ग्रो देयर मनी, वेयर एज यू ऑन द कॉन्ट्रेरी हेल्प देम
प्रोटेक्ट देमसेल्फ मोर Correct. टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट. Correct. तो मेरा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, तो वो ये है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग कर रहे हैं. आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, यू हैव ट्रेन्ड लॉट ऑफ एडवाइजर्स आल्सो इन द पास्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो हर बंदा कर ही रहा है? सबसे बड़ी जो गलती है अरुण भाई वो ये है कि लोग आज भी इंश्योरेंस को क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट टूल है ही नहीं. लोग आज भी इससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और यही उनकी सारे फाइनेंशियल का वेस्टेज का एक कारण बनता है. तो एक ये गलती है. दूसरा वो जो गलती कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, कि आज किसी का वीडियो देखा या कोई मार्केट में मिला और उसने इंस्पायर किया या कोई ऐड देखा तो कभी टर्म इंश्योरेंस कोई बाय कर लेता है तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक वाइज प्रोसेस है. अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी इंश्योरेंस जर्नी भी बहुत अच्छी होगी और यस इन्वेस्टमेंट जर्नी भी बहुत बेहतरीन होगी. और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं वो है कि अंडर इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को तो हम भूल ही जाते हैं. और हम जब स्पेसिफिकली बात करते हैं मेडिकल चैलेंजेस की तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से भाग रहा है वो है मेडिकल इन्फ्लेशन, और वो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ. और चौथी और सबसे बड़ी गलती वो है उनका कि प्रपोजल फॉर्म को बहुत कैजुअली लेते हैं और चीज़ें डिक्लेयर ही नहीं करते, और वही कारण बनता है उनके क्लेम रिजेक्शन में. तो अरुण भाई मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो अल्टीमेटली उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. और आज कहीं ना कहीं लोगों का शॉर्ट टर्म माइंड इसी वजह से बनता जा रहा है कि मैं तो 2 साल में करोड़पति बन जाऊँ, 3 साल में करोड़पति बन जाऊँ. तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? धीरज भाई, आपके सवाल में ही ना आपकी बात का जवाब भी है. ये जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है वेल्थ क्रिएशन का. तो सबसे पहली मिस्टेक जो एक कॉमन मैन कर रहा है वो ये है कि रातों रात अमीर बनना चाहता है. तो मेरे दोस्तों ये जान लो, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड ईजी मनी. अगर चुटकी बजा के पैसा बनाया जा सकता तो लोगों को इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी. करेक्ट. और दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको ग्रीड में आके इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि इजी मनी के लालच में आप ग्रीड में आ जाते हो. और ग्रीड में आने के बाद आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हो जहां पे आपका पैसा ही डूब जाता है. करेक्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इन्वेस्टमेंट्स पे रेगुलर बेसिस पे रीआइट्रेट करते हैं, दैट नेवर लूज योर मनी. फेमस इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफे, ही हैज़ गिवन 2 गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग. मैं हर बार ये रीआइट्रेट करता हूँ, अपने हर एक इन्वेस्टर से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ, उन्होंने 2 गोल्डन रूल दिए इन्वेस्टिंग के. रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी. एंड डू यू नो व्हाट द रूल नंबर 2 इज? रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1. सो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है आपके पैसे पे ग्रोथ आए, बट नॉट एट द कॉस्ट कि आप अपना पैसा ही घुमा दो. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है दैट पीपल आर थ्राइविंग टू गेट इजी मनी, एंड इस चक्कर में अपना कॉर्पस ही खत्म कर ले रहे हैं वो. अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इंश्योरेंस का वर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी मिथ्स बन गई हुई हैं. करेक्ट. आप डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी मिथ्स सुनते होंगे कि यार ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे तो वैसा होगा. तो कुछ एक ऐसी कॉमन मिथ्स बताओ जो हर एक व्यूअर आज उसको सुने और शायद अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, कि क्या कॉमन मिथ्स हैं उनके दिमाग में चलती हैं जो. तो 3 चीज़ें हैं मोटा मोटा. सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिक्लेरेशन. लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ कैजुअली वो प्रपोजल फॉर्म फिल करना चाहते हैं और कि ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत है, इसको भी क्या बताना है. और आज यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो एक अल्टीमेटली ड्राइव बड़ा गलत कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं. वो ये कि IRDA की गाइडलाइन है उसका मिसयूज़ करते हैं कि 4 साल पुरानी चीज़ है, सिर्फ वही पता नहीं है. जबकि वो IRDA की गाइडलाइन ये बोलती है कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए है कि अगर कोई चीज़ ऑपरेट हो चुकी है 4 साल से पहले तो वो चीज़ पे प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड कंपनी नहीं लगा सकती. जबकि यहाँ पर अदर हैंड पे लोग सेल करने वाले ऐसे मिसकंडक्ट करते हैं इसे कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं. ठीक है. तो पहला सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है आपका डिक्लेरेशन. तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, अगर आप फ्यूचर में कभी भी क्लेम रिजेक्शन की प्रॉब्लम को फील नहीं करना चाहते, ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते, तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर कि आप अपने प्रपोजल फॉर्म को बहुत सीरियसली लें. आपका जो इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस. दैट इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड ऑन बिहाफ योर डिक्लेरेशन कि आपको पॉलिसी मिलेगा या नहीं मिलेगा. बट अगर मिल गया ना, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो आप स्ट्रॉन्ग हो. तो पहला है सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिक्लेरेशन को लेकर. दूसरा आता है अंडर इंश्योरेंस, कि लोगों को लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, तो यार 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, फॉर्मेलिटी 10 लाख रुपए का ले लेते हैं. बट वो ये समझ ही नहीं पाते कि आज आप मेडिकली एलिजिबल हैं तो आपको मिल रहा है, तो इसलिए सही समय छोड़ ले लीजिए.
क्योंकि 4 years 5 years 10 years डाउन द लाइन जब भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जो इन्फ्लेशन है वो वहाँ पे नहीं खड़ा है जहाँ पर आपने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया था, वो तो बहुत आगे निकल चुका है। सो दैट मीन्स कि 6 साल के अंदर वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल होगी, तो अगले 10 सालों के अंदर वो 4 गुना पे पहुंचने वाली है। ठीक है, तो आपके डिसीजन सेकंड है। कई बार हम लोग प्राइस कि मैंने सस्ता ले लिया तो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, तो प्राइस सेंसिटिव एक गलत डिसीजन आपको मिलता है। तीसरा गलती है, लोग एज अ कस्टमर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि क्या मिलेगा। सो माय डियर, ये पूछना शुरू करें क्या नहीं मिलेगा, बिकॉज इंश्योरेंस इज टोटली बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन, और वो टर्म एंड कंडीशन 40 से 50 पेज की होती है, और इन्हीं चीज़ों को डिकोड करने के लिए हम लोग फोकस्ड हैं। बट हम लोग हमेशा एक चीज़ एनकरेज करना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इंस्टेंट व्हाट इज़ कवर्ड। वाह, तो मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी कि इंश्योरेंस कंपनीज आर कॉर्पोरेट्स एंड दे आर हेयर टू मेक प्रॉफिट। Indeed. They are not here to give us claims, and you have to take claim with the right proposal. Correct me if I'm wrong. Indeed. Because it's a contract between you and company, जैसा मैंने पहले कहा। Right. ठीक है, तो कोई भी कंपनी कोई एनजीओ तो नहीं है। ठीक Right. है, ये एक रिस्क पूल है, हजारों लोगों ने प्रीमियम पे किया और उसी पूल से पैसा पे करना है जिसको जरूरत पड़ रही है। Absolutely. तो वो चीज़ एश्योर करनी है कि एटमोस्ट गुड फेथ, जब आप जो जेन्युइन है, फॉर एग्जांपल कि 10 क्लाइंट्स हैं, उसमें से एक नेगेटिव क्लाइंट है, मतलब जिसने मिसलीड करा है प्रपोजल को, अगर वो क्लेम ले लेता है तो अल्टीमेटली वो 9 लोगों को भी तो इम्पैक्ट कर रहा है, तभी तो प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज कंपनी सेंसिटिव होती जा रही है, क्लेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, तो फ्यूचर में आपको ट्रबल आनी ही आनी है। द बेस्ट इज डिक्लेयर। Absolutely. Great. तो वैसे ही जैसे कि अरुण जी, जैसे इंश्योरेंस कॉम्प्लिकेटेड है ना, वैसे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैंने देखा है कि आज आप इंस्टाग्राम में देखकर वीडियो इंस्पायर हो जाते हो। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको मिसलीड किया जा रहा है कि आप ट्रेडिंग करो। फॉर मी ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव है ना, एंड वेरी वेरी टेक्निकल, राइट। सो एक आम आदमी एक लालच में आ जाता है कि यार मैं तो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी जैसे जाल फैल के जा रहे हैं, कभी कॉइन्स बिडिंग की बात की जा रही है, ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स हमारी जनरेशंस को दिखाए जा रहे हैं। सो आई वांट कि आप ऐसी क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को दें ताकि कोई भी ना चाहकर भी उनको मिससेल ना कर सके और वो भी कभी भी मिसगाइड ना हो, ताकि उनके डिसीजन बहुत वाइज हो। धीरज भाई देखो, ये तो लोगों को बचा पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग जो है ना खुद फंसने जाते हैं लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ग्रीड का। अब आपको मैं एक डेटा के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ कि लोगों में ग्रीड का लेवल किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स लगभग 1964 से चले आ रहे हैं। ठीक है, 1995 के बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए। लगभग 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो इंडिया में आज 47 टू बी प्रिसाइज जो ऑपरेट करती हैं। ठीक है, पुट टुगेदर वी आर मैनेजिंग मोर देन 72 लाख करोड़ रुपीज़, है ना, इतना बड़ा इंडस्ट्री का साइज है। डू यू नो यूनिक इन्वेस्टर कितने हैं हमारे पास? लगभग 3.25 करोड़ ओनली। वेयर एज आजकल वो टीम बना लो ड्रीम 11 पे, आजकल फटाफट से ये काम मैं कर लूँगा टीम बना लो वाली एड्स आती है ना, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जो लोग रोज ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, IPL पे पैसा लगा रहे हैं। क्रिप्टोज के ऊपर जो काउंट है, जो ऑफिशियली नजर आता है, इट इज मोर देन 12 करोड़। ओह माय गुडनेस। और आप सोचो कि क्रिप्टो की कोई ऐड आ रही है क्या टीवी में? नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो क्रिप्टो के नाम पे पैसा लगवा रही है और वो LMLM है। सो दैट मीन्स कस्टमर साइकोलॉजी यही है एक सबसे बड़ा ट्रैप। एब्सोल्युटली। तो आप सोचो ना कि कोई MLM बनाता है कि आप क्रिप्टो में पैसा लगाओगे, आपको रातों रात पैसा बनेगा, फिर आप नीचे मेंबर लगाओगे, आपको और पैसा बनेगा। तो आप खुद सोचो, अगर कोई भी ऐसा कौन सा व्हीकल बना है जो रातों रात पैसा डबल कर रहा है। आई टेल यू अ रियल एग्जाम्पल। आई केम अक्रॉस अ लेडी, उनकी एज थी कुछ 62 के आसपास। तो मैंने पूछा, आंटी जी आप क्या करते हो? तो शी सेड कि वी आर गाइडिंग पीपल मेक मिलियंस। मैं कहा वाओ दैट इज़ ग्रेट। तो मैंने कहा जी क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल है आपका? कहते हैं हमारी कंपनी है वो माइनिंग करती है, इंडिया में ही माइनिंग करती है, और हमारा सारा का सारा जो माइन होकर प्रोडक्ट जाता है वो US में जाता है और हमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। तो अब आप हमें ऐसा करो, इन्वेस्टमेंट दो, इन्वेस्टमेंट जो है हम आपकी लगाएंगे अपनी कंपनी में, और आपके 6 महीने में आपको हम 50% रिटर्न देंगे। तो मेरे दिमाग में बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया
मैंने कहा वो 6 महीने में अगर आपको 50% रिटर्न दे रहे हैं तो आप लोन लेके पैसा लगाओ ना, आप मेरे को 50% क्यों देना चाहते हो? अगर आप मुझे 50% दे रहे हो, ऑब्वियसली आप 70-80% बना रहे होंगे, Correct. तो आप 10% में बैंक से लोन लो ना। करेक्ट। देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट टू मी फॉर अ लॉन्गर टाइम, 2 घंटे के बाद मुझे कहते कि तुम अमीर बन ही नहीं सकते, तुम्हारा माइंडसेट ही छोटा है। सो ये बात ना मुझे, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ महाभारत के कि पांडव जैसे जुआ खेलने बैठे, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो वही सिचुएशंस हो रही है, और वो उनको लगा कि हम अब जीतेंगे, और ऐसा सोचते सोचते वो सब कुछ लुटा बैठे। Absolutely. और एक ऐसा टाइम भी आया जहां पर उनका अपनी द्रौपदी, मतलब ये घर की इज्जत तक दाव पे लग गई। सो दैट मीन्स ये शॉर्ट टर्म्स जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली एक ट्रैप है। एब्सोल्युटली। और आप देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो सेबी स्पेसिफिकली, जब भी आप लॉग इन करते हो ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, सेबी का एक स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा सा फ्लैग आता है, वो बताता है कि 90% इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लूज करते हैं, एवरेज इन्वेस्टर का लॉस लगभग 1 लाख रुपए है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द फैक्ट्स पीपल आर लूजिंग मनी, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, मार्जिन लेके पैसा लगा रहे हैं, रात सोच रहे हैं कि हम 10,000 रुपये लगाएंगे 2 लाख रुपये कमा लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? आप एक चीज़ समझो, मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, टाटा ग्रुप को नहीं पता कि ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। दे कैन हायर ब्रिलियंट माइंड्स, है ना, और वो बना ले रातों रात पैसा। क्यों नहीं कर रहे वो लोग? पीपल लूज देयर कॉमन सेंस। और ये सेम टाइप के ट्रैप्स तो इंश्योरेंस में भी बिछाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंश्योरेंस के अंदर देखो सबसे बड़ा ट्रैप है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहे हैं, हाँ। जो कि आपको गारंटी की बात करें, बट गारंटी इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर रही। करेक्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे पास ना एक बड़ा रियल टाइम एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक कस्टमर मेरे पास आते हैं एट द एज ऑफ 63 एंड ही वांट टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो 1 करोड़ रुपए किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कि भाई मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एंड ही इज ऑलरेडी 63। 63। तो मैंने कहा सर आप बुरा तो नहीं मानोगे, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैंने कहा सर व्हाट इज योर एज, बिकॉज आई आस्क्ड हिम। तो उन्होंने कहा जी 63। तो मैंने कहा बॉस आपका 1 पाउंड कहाँ पर है और 1 पाउंड कहाँ पर है, और आप इस एज पे अगर आप रिटायरमेंट प्लान ले रहे हो, और वो 7 कंपनीज के साथ कंपेयर करके आए हुए हैं, एंड ही वांट मी टू चूज द बेस्ट वन, राइट। मैंने कहा सर प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू वेस्ट योर मनी। ठीक है, हायर अ राइट इन्वेस्टर, जो एक म्यूचुअल फंड के पास आप जाएं, उनसे काउंसलिंग लें और अपने पैसे को लमसम में डाल दें, ताकि आप फ्रीडम को एंजॉय कर सकें और साथ के साथ हर साल आपको वेल्थ मिलती रहे। करेक्ट। वो जो उनको प्लान बताए जा रहे थे उसके अंदर क्या था कि आप 1 करोड़ रुपए लमसम में डाल रहे हो, 5 साल का डेफरामेंट है, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 68 की एज तक उनको जिंदा रहना पड़ेगा। उसके बाद एक सपना दिखाया जा रहा है कि 9-9.5 लाख रुपए उनको हर साल आएंगे अप टू 10-11 ईयर्स। ठीक है, उसके फिर 3 साल बाद डेफरामेंट के पीरियड के बाद उनको कुछ 70-80 लाख और आना है। मैंने कहा सर आप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो उससे ज़्यादा बेटर है आप म्यूचुअल फंड में जाओ। आई लिटरली टेल हिम, और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इंश्योरेंस के अंदर दूसरा ट्रैप, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी देखेंगे ना, तो लोगों को लगता है कि यार मेरे को तो जी ऑटो रिस्टोरेशन नाम की चीज़ मिल रही है, मैं तो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, वो तो 1 करोड़ का काम करेगा, 10 खत्म होगा फिर मिलेगा। मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये देखो ये बताती है कि आज की डेट में आपको 1 करोड़ रुपए का समय शॉर्ट लेना ही नहीं चाहिए। मैं 10 लाख रुपए की पॉलिसी लूंगा, 90 लाख का टॉपअप लूंगा, 10 लाख की पॉलिसी का लगभग प्रीमियम आएगा 20-25 हज़ार रुपये मेरी एज में, टॉपअप मिलेगा मुझे 4,000 रुपये का, तो 30,000 मेरा तो 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर हो गया। मैं क्यों पे करूंगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, और ये मेजरली ऐसा ही हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? बेचने वाले ही करते हैं अक्सर। ठीक है, हम लोग ही लीड करते हैं इसको, और ये एक्चुअल में एक मिसलीडिंग है, बिकॉज हम लोग कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग कॉल्ड विच इज़ फ्री। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्मार्ट है, तो टर्म एंड कंडीशन के अंदर उन्होंने अपने फेवर के लिए ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं। दैट इज़ अ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्लॉज, प्रोडक्ट विड्रॉल क्लॉज। आज जो आपको लग रहा है कि मैं यार बड़ा सस्ता सा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, नो बॉस, वो कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे। और वही पैरेलली आप देखो ना, इंश्योरेंस कंपनी ने, उसी कंपनी ने 1 करोड़ का बेसिक सम इंश्योर्ड भी बनाया, 2 करोड़ का भी बनाया, 3 करोड़ का भी बनाया, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी बनाया। पर उसको पता है कि वो सिर्फ कुछ क्रीम लोग हैं जो वहाँ तक आएंगे, उसको समझेंगे, बट बाकी 90% जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ आती है, और उनको लगता है यार हमने आज पैसे बचा लिए 5,000, 10,000, 20,000, whatever. Let us calculate for next 20 years. If a person is saving 20,000 rupees instead of buying a 1 crore health insurance, और वो 5 + 90 वाला जो भी वो टॉपअप ले रहा है, ठीक है,
अगर वो 20,000 छोड़ो 30,000 रुपये भी बचा रहा है तो लेट अस कैलकुलेट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, दैट मीन्स 6 लाख रुपए बचाया। आई एम टेलिंग यू, डे विल कम ही विल रियलाइज कि वो 6 लाख रुपए नहीं उसने बचाया, वो 90 लाख रुपए उसने गवाया, बिकॉज उस टाइम तक वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मेरा यहाँ पे ना एक सबमिशन है छोटा सा, जो मैंने रियलाइज़ करा कि एक फेज़ था जब इंडिया के इनकम लेवल्स जो थे ना, पॉपुलेशन के इनकम लेवल्स कम थे, तो शायद ना जैसे वही वाली बात ही, माइग्रेशन हो रहा था कि स्कूटर से कार में आ जाएं, किसी तरीके से कार सेफ हो ना हो। आज हमारे भी अर्बन पॉपुलेशन ना, एक फेज़ था हमारे से शायद 10 साल पहले कि एटलीस्ट इंश्योरेंस हो जाए, इंश्योरेंस बड़ी हो ना हो। लेकिन जिस हिसाब से आजकल के हमारे लाइफस्टाइल हो गया है ना, अब हम जैसे अब कार में प्रेफर करने लग गए हैं ना कि हमें तो ऐसी कार चाहिए जो 5 स्टार रेटेड हो। Correct. सेम स्टोरी हमारे साथ आज की डेट में हमें इंश्योरेंस में भी करनी चाहिए, और ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि हमारे सम एश्योर्ड प्रॉपर हो, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी, एनी इमरजेंसी, वी गेट द मनी। बिल्कुल ठीक है भाई, देखिए ना, क्योंकि हॉस्पिटल एक लग्जरी बनता जा रहा है, ठीक है। आज कोई भी जाकर जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की लंबी लंबी लाइनों में नहीं वेट करना चाहता, और आज हमारे अंदर इतना पेशेंस है ही नहीं। अगर मैं अपने आप को प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में डालता हूँ जहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम आ गया है, क्या मैं 3 महीने वेट करूंगा उसकी सर्जरी का? नहीं करूंगा माय डियर, एंड आई वुड लाइक टू कि मैं बेस्ट से बेस्ट इन कैश कर सकूँ। तो वो राइट अगर हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है तो वो उसको कॉन्फिडेंस देती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराएं और इनसफिशिएंट फील ना करें। करेक्ट। और अगर पैरेलली उसी कंडीशन में अगर आपके पास ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस है जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही मिसलीडिंग है, वही आपको एक गलत कॉन्फिडेंस भी दे सकता है, बिकॉज आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब को छोड़कर एक महंगे हॉस्पिटल में चले गए, बट वहां पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो आप आउट ऑफ द पॉकेट देखो कितना चले गए। करेक्ट। अरुण भाई, किसी भी फैमिली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसके फाइनेंशियल्स। करेक्ट। ठीक है, और हम जब भी इंश्योरेंस की भी बात करें तो फाइनेंशियल का बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है, बिकॉज लोग बहुत गलत प्रोडक्ट्स कैरी कर रहे हैं। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहता हूँ बड़ा क्लियरली कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों जाए क्लाइंट, ठीक है। अगर मैं भी अगर एज अ इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में जाऊँ और क्यों 10-20 साल होल्ड करूँ, क्यों ना मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ और पेनी स्टॉक्स खरीद लूँ, फिर मैं भी वो एग्जांपल दे पाऊँ कि यार मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और मेरे 100 करोड़ बन गए। तो क्या ये सच में ही रियल टाइम है, और क्या ये रिस्क लेना बिल्कुल सही है, या ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप है? मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ इस चीज़ को जानने में। धीरज भाई, ये बड़ी कॉमन मिथ है, और आई डोंट नो ये नैरेटिव कहाँ से सडनली मार्केट में आके ट्रैवल करने लगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको पैसा नहीं बनता। आई हैव अप्रॉक्सीमेटली ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 100 स्कीम्स विच आर बीटिंग दी बेंचमार्क। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं आज के समय में जो सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न बनाकर देती हैं। अब कहते हैं कि हमें सेंसेक्स निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न बनानी है, लेकिन स्टॉक्स में बनाएंगे, है ना, म्यूचुअल फंड में नहीं बनाएंगे। पता नहीं म्यूचुअल फंड ने क्या बिगाड़ा है। अब आप एक चीज़ समझो, प्रोफेशनल्स की प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कोई रॉ आदमी आके मैच कर सकता है? आंसर इज़ नो। देखो, एक तो ना ये कॉमन नैरेटिव चला कि हम स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, एक स्टॉक पकड़ेंगे जैसे आपने कहा 10 रुपये का, उसको 1000 रुपये का करेंगे। पहले नंबर की बात कि उतना पेशेंस ही नहीं है कि अगर आपने गलती से बाय लक अगर राइट स्टॉक आइडेंटिफाई कर भी लिया, उसको 20 साल आप रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम तो रोज़ मोबाइल पे ऐप खोल के देख रहे हैं कि आज कितने हुए। आज अगर कोई प्रॉफिट हो गया किसी शेयर में, तो आई कैन एश्योर यू वन थिंग, मान लो आपने कोई शेयर 10 रुपये का लिया आज, ठीक है, और वो जैसे ही 20 रुपये का होगा ना, प्रॉफिट बुक कर लोगे उसमें। वेयर एज अगर कोई शेयर आपने 20 रुपये का लिया, ठीक है, आप 10 रुपये का जैसे ही वो शेयर आएगा उसको एवरेज करोगे। इट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में से जितने भी विनर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली स्टॉक्स के अंदर आप पैसा नहीं बना पाओगे। जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हो ना कि लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया स्टॉक्स के साथ, वो उन लोगों की स्टोरीज हैं जो एक्चुअली बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, जिनका 24/7 काम ही यही है। आई टॉक अबाउट वॉरेन बफे, एक्सेप्शनल पैसा बनाया वॉरेन बफे ने। पीटर लिंच की बात करो आप, बेंजामिन ग्राइम की बात करो आप यहाँ पे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला की बात करो, आप रामदेव अग्रवाल की बात करो, विजय केडिया की बात करो। ये वो लोग हैं जो 24/7 इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, जिनका काम है ना। मोतीलाल ओसवाल का CEO है रामदेव अग्रवाल, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता है, इतनी अच्छे से मैनेज करता है कि उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली। और जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, उनका भी जो पोर्टफोलियो का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है लंबे समय में, वो 20% के आसपास ही होगा शायद। और बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पिछले 20-20 सालों से ऐसे चली आ रही हैं जो 20% या उसके आसपास का रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं आपको। तो
एक तो आपके पास दिमाग से हैसल चल निकल गया कि मुझे खुद से स्टॉक्स खरीदना है, दूसरा आपके पास उतनी इंसाइट भी नहीं है. If I talk about stocks only, there are more than 200 checkpoints before investing into a stocks. तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट की हम बात करते हैं, Right. ठीक है. तो फॉर लेमन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो कंपाउंड इफेक्ट है, ठीक है, ये रियल टाइम पे क्या हमें 10 साल में वो रिटर्न देता है या 20 साल बाद वो रिटर्न देता है, या उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न 20 साल के बाद आने शुरू होते हैं, ताकि वो जो पेशेंस की आप बात कर रहे हो वो भी अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं कल्टीवेट कर सकें और रियल टाइम पे लोगों को वो डायरेक्शन दे सकें कि सच में वेल्थ बनती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना बन सकती है, ओवर द पीरियड इतना बन सकती है. तो जो मैजिक है कंपाउंड का वो समझने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं. तो मेरी ये फेवरेट लाइन है कि दैट टाइम हैज़ नो सब्सिट्यूट. अब मैं आपको ना ये एक एग्जाम्पल की शेप से बताता हूँ. तो सोचो आपने आज आपकी एज है 25 ईयर्स और आज आपने एक 5,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP शुरू करी. Correct. ठीक है. अगर आप हर महीने बैक टू बैक पैसा डालोगे और अगले 25 साल तक डालते रहोगे, इन दैट केस आप 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे. उस 15 लाख रुपीज़ की वैल्यू होगी 1.64 करोड़ कंपाउंड होने के बाद. ठीक है. 15 लाख का 1 करोड़ 64 लाख. वही SIP अगर आपने 5 साल और चला ली, इट मीन्स आपने वही 5,000 के SIP को 30 ईयर्स चलाया तो आपके पास होगा 3.5 करोड़. इट मीन्स लास्ट के 5 ईयर्स में आपके पास 1.8 करोड़ रुपीज़ आ गया इंक्रीमेंटल. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले शुरू में ना कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आता. जैसे आपने बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी होगी, 6 महीने तक दिखता ही नहीं है, कुछ है भी नीचे की नहीं, लेकिन अगले 6 महीने के बाद ऐसे शूं करके निकलता है कि 2 महीने में इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो जाता है. तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका बच्चा जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप उसको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्कूल में क्यों ना पढ़ा लें और उसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर क्यों ना पढ़ा रहा हो, करेक्ट, अल्टीमेटली वो डॉक्टर बनेगा 25 साल बाद ही. Correct. ठीक है. और वो उसकी जो रेपुटेशन होगी जब वो एक पीक पॉइंट पे आएगा अपने, तो वो 30 ईयर्स के बाद आएगा. Correct. है ना. तो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि इट डजंट मीन कि बहुत ओवर एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट है तो वो 5 साल की एज में डॉक्टर बन जाएगा. इसको ना आप एक ऐसे भी समझो, वॉरेन बफे की जो मैक्सिमम वेल्थ है उसके 60s के बाद आई है उसके पास. क्यों? वो तो 10 साल की एज से इन्वेस्ट कर रहे हैं. कंपाउंडिंग होने में टाइम लगता है. फाउंडेशन बनाने का जो पेशेंस है ना, लोगों को वो नहीं समझ आता. करेक्ट. वही इजी मनी चाहिए सबको. तो ऑन द सेम लाइंस आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑल्सो. करेक्ट. तो जैसे आपने कन्वर्सेशन की बिगनिंग में एक बात बोली थी कि एक प्रोसेस है इंश्योरेंस लेने का, तो आप हमें हेल्प करो समझने में कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए बिफोर टेकिंग इंश्योरेंस. तो देखो, इंश्योरेंस का जो एक प्रोसेस है ना, वो सबसे पहले क्या है, पहले तो बाय द लाइफ के चैलेंजेस को हमें टेक केयर करना है. राइट. एंड सेकंड इज आफ्टर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स आपको रिप्लेसमेंट देनी है फाइनेंशियल, अगर आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के जो फाइनेंशियल्स हैं वो खराब ना हो, उनका फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो, है ना. पर सबसे पहले तो ये देखना, जिंदा रहते ही अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं ही फाइनेंशियल चैलेंजेस में आ गया, तो मेरी फैमिली भी तो अल्टीमेटली सफ़र करेगी. तो इसके लिए क्या है कि 4 तरह के ऐसे चैलेंजेस हैं जो बाय द लाइफ हिट करते हैं. तो पहला तो है हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पर कोई एक्सक्यूज चलता ही नहीं है. मतलब हॉस्पिटल ने अगर ये बोल दिया ना बॉस कि आधे घंटे में ट्रीटमेंट कराना है, तो मतलब 15 से 20 मिनट में आपको पैसे अरेंज करने ही पड़ेंगे. वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मेरा म्यूचुअल फंड अभी रिटर्न नहीं दे रहा, मेरा स्टॉक में पैसे डूब गए हैं, या मेरी सैलरी नहीं आ रही है ना, या मेरी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है ना. तो पहला चैलेंज है हेल्थ. सेकेंड चैलेंज आता है फिजिकल डिसेबिलिटी, बिकॉज वन फिजिकल डिसेबिलिटी लीड्स टू फाइनेंशियल डिसेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है. अब वो बंदा कमाने लायक ही नहीं रहा, तो कहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देगा, या कहाँ से SIP का पैसा देगा, या कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करेगा. ठीक है. कहाँ से वो अपने बच्चों की एजुकेशन रन करेगा. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. थर्ड इट कम्स कि हम पूरी जिंदगी घर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, और आज तो देखा ये जा रहा है कि लोग लोन लेकर घर बना रहे हैं, है ना. yes. और लोग तो लोन लेकर रेनोवेट भी कर रहे हैं घर. राइट. ठीक है. तो अब कोई एक नेचुरल क्लाइमेटी या फायर इंसिडेंट कुछ भी होता है तो घर को डिस्टर्ब करता है, तो फिर वो फोकस कस्टमर का आता है घर बनाना है, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान, दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी. तो फिर वो किस तरह फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट तोड़ेगा. इन्वेस्टमेंट टूटी तो दैट मीन्स वो 10-20 साल और पीछे चला गया. ठीक है. सो थर्ड इज योर होम विच नीड टू इंश्योर. ठीक है. चौथा आपका आता है क्रिटिकल हेल्थ. अगर आप एलिजिबल हैं, क्या होता है कि जब क्रिटिकल हेल्थ कंडीशंस आती हैं लाइक कैंसर, लीवर इश्यूज, या मेजर कोई भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो उस सिचुएशन में 6 महीना 1 साल आप मेडिकल में इतना उलझ जाते हो कि आप फाइनेंशियल की तरफ ध्यान नहीं दे पाते. वहीं पर आपको क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस
बहुत अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट पे कर रही है, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का जो भी आपका क्रिटिकल हेल्थ है वो आपको फाइनेंशियल इमीडिएटली दे देती है। राइट। अब आती है बात कि मेरे जाने के बाद वो है टर्म इंश्योरेंस। बट आज आपने देखा है कि आज की यंग जनरेशन के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रिलेशनशिप्स को लेकर। राइट। आज रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं ना। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम बहुत डीप डाइव करते हैं कस्टमर के साथ, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसकी फैमिली में कोई पर्सनल चैलेंजेस तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बिकॉज सुसाइड इज कवर्ड है ना। सुसाइड इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग, राइट। और आपको पता है आज टाइम बहुत ख़राब है और इसको मिसलीड करके कौन क्या करे कोई पता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जैसे एक वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट आता है ना, और इमोशनली बहुत से लोग उसको पहले क्लिक कर लेते हैं और बाद में जाके फ्यूचर में अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर सारे राइट फिर वहीं चले जाते हैं। आई आस्क अ क्वेश्चन, लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ टेली कॉलर एंड सेड कि सर हमारी ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं थोड़ा फ्री था, थोड़ा गपशप करने का भी मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज भाई से बातें कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा यार भाई क्या क्या कवर मिलेगा? तो कहते सर आप जैसे मर्जी आप मर जाओ, सब कुछ कवर होगा। मैंने कहा अच्छा भाई। तो उसने पूछा, मैं कहा फिर भी आप बता दो। मैं कहा अगर मान लो कि मैं हेलीकॉप्टर से जंप कर देता हूँ, वो स्काई डाइविंग करता हूँ, तो कवर होगा? कहते हैं हाँ सर। सर छोड़ो, सुसाइड तक कवर है। पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद आप सुसाइड कर लोगे ना, फैमिली को तब भी पैसा मिलेगा। तो थोड़ा सा इस पर बताओ कुछ। देखो क्या है कि पहले सबसे पहली चीज़, जब मरने की इंटेंशन आ रही है ना, यहाँ पे एक चीज़ लोगों को और ध्यान रखनी है कि जब आप पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो ना, तो उसका जो पीरियड डिसाइड कर रहे हो, प्लीज़ 65 साल से ज़्यादा का डिसाइड मत करो। अगर 65 साल के मरने के बाद भी आपके मरने में किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, 5 करोड़ मिल रहे हैं, 10 करोड़ मिल रहे हैं, 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो आपके जीने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं कि 2 साल बाद तो जी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है माय डियर, देयर आर फ्यू परमानेंट एक्सक्लूजन्स आल्सो, राइट। और फ्रॉड वाली अगर सिचुएशंस हैं, जो इस्टेब्लिश फ्रॉड हुआ है कंपनी के साथ, जहां पर मिसलीड किया है कंपनी को, तो वो क्लेम भी कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है, लोग आज ये मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि मोरेटोरियम पीरियड है लाइफ इंश्योरेंस में 2 साल बाद और हेल्थ इंश्योरेंस में 5 साल बाद। नो माय डियर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे IRDA की वेबसाइट पे जाके मोरेटोरियम पीरियड पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो वहाँ पर 2 राइट्स कंपनी को भी दिए हैं IRDA ने, कि एक है परमानेंट एक्सक्लूजन का केस, वहां पर कभी भी क्लेम पे नहीं होगा, राइट। दूसरा है कि अगर कोई फ्रॉड किया है कंपनी के साथ तो वो भी क्लेम नहीं होना है। सो फ्रॉड क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट। आज बहुत से लोग भाई ये भी कर रहे हैं कि स्मोकिंग करते हैं पर प्रीमियम 50% एक्स्ट्रा जाना है, उसको बचाने के लिए सर आप कुछ भी मत बताओ, मैं आपके मेडिकल्स में अरेंज करा दूंगा। हाँ, क्योंकि उसमें कहते हैं कि अगर आप 48 घंटे तक स्मोक नहीं करोगे तो आपके टेस्ट में नहीं आएगा। यस, या कुछ ऐसी भी लैब्स हैं जहां पर सेटिंग कर ली जाती है और रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया जाता है। बॉस आज आप जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लीजिए, बट अल्टीमेटली कल कंपनी, बिकॉज जो क्लेम डिपार्टमेंट है ना, उसकी पहली जॉब जो है वो है क्लेम को रिजेक्ट करने की, आइडेंटिफाइंग द रीजन। कहीं से कोई एक कारण मिल रहा है जहां से क्लेम रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के रिजेक्ट करना चाहती है, वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि अननेसेसरी कोई फ्रॉडुलेंटल क्लेम लीक ना हो, ताकि कंपनी को ये भी तो मेंटेन करना है कि जो एटमोस्ट गुड फेथ की बात की जा रही है, वो 9 कस्टमर जो उस पूल में आए हैं, उन जेन्युइन कस्टमर्स के पैसे का मिसयूज ना हो। करेक्ट। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें टेक केयर करनी। करेक्ट। तो अरुण भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कैसे स्टार्ट करे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसको देखने हैं, और बजट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम, हम ये मान के चलते हैं कि किसी का 50,000 रुपये इनकम है और अनदर एंड एक दूसरा है जिसका 1 लाख रुपए इनकम है, तो किस तरीके से सेग्रीगेट करें, ठीक है। और तीसरा, मुझे जो एक चीज़ लगती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आप ज़रूर टच करिएगा, वो है फार्मूला। मैं अपनी अगर पर्सनल लाइफ से बात करूँ कि जिस दिन मैंने कमाना शुरू किया, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, खर्चे पाल लिए, गाड़ी खरीद ली, है ना, एप्पल की तरफ चला गया कि शॉपिंग एक्स्ट्रा करनी शुरू कर दी, और 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन मैंने रियलाइज़ किया यार मेरे पास तो अकाउंट में इमरजेंसी में कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, ठीक है। सो ये पॉइंट्स भी आप ज़रूर टच करिएगा ताकि हम सच में ही वो चीज़ दे पाएँ लोगों को जिसके लिए अभी तक व्यूअर्स हमारे वेट। तो धीरज जी, आपने बड़ा ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछा और मैं सबसे पहले आपके लास्ट वाले क्वेश्चन पे आंसर करूँगा। हम सबके बीच में ना एक बड़ा साइलेंट इन्फ्लेशन है जो चले जा रहा है हम लोगों के आसपास, हम लोग इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे।
नॉर्मल इन्फ्लेशन को हर कोई नोटिस कर रहा है। आपने बता दिया कि कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर राइजिंग, ग्रॉसरी के भाव बढ़ रहे हैं, है ना, हम हर बार जाते हैं पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, हम सबको पता है। लेकिन द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ इग्नोर्ड बाय एवरीबडी इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अब आप समझो, आपकी इनकम है आज 50,000 रुपीज़ अ मंथ, कल को जैसी आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ अ मंथ हुई, आप कहते हो यार मैं तो एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा था, अब मुझे आईफोन चाहिए, जैसे आपने बोला। ये तो आज 30,000 वालों के साथ होता जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये क्या हुआ, आप सडनली समझो आपने 10,000 के मोबाइल से आप 50,000 1 लाख के मोबाइल पे शिफ्ट हो गए। करेक्ट। तो वो रिकरिंग कॉस्ट है, आपने अपना लाइफस्टाइल बढ़ा दिया। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने इन्वेस्टमेंट करने की बजाय गाड़ी खरीद ली। तो आपने गाड़ी, पहले आप 2 व्हीलर में पेट्रोल डालते थे 50 की एवरेज आती थी, अब गाड़ी में पेट्रोल डालोगे 10 की एवरेज आएगी। तो लाइफस्टाइल बढ़ा दिया आपने। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और हम लोग ना ये स्वैग मारने के चक्कर में, स्टाइलिश दिखने के चक्कर में, कूल दिखने के चक्कर में ना अपने फाइनेंसेस को ख़राब करते जा रहे हैं। तो मैं अगर प्रोसेस की बात करूँ, प्रोसेस बहुत सिंपल होता है वेल्थ मैनेजमेंट का। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो उसका जो है लाइफ पैटर्न समझते हैं कि उसका लाइफस्टाइल है कैसा, उसके इनकम लेवल्स कैसे हैं, क्या उसका लाइफस्टाइल उसके इनकम लेवल को सपोर्ट करता है या नहीं करता। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। अब आप मान लो कि आपका लाइफस्टाइल है मुकेश अंबानी टाइप्स, इनकम है आपकी रामू काका जैसी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो हम रैशनलाइज करते हैं इन्वेस्टर को, उनके एक्सपेक्टेशन को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है। फिर उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो जाती है। रिस्क प्रोफाइलिंग में हमको बताते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, देखो हर बंदे को ना रातों रात अमीर बनना है, लेकिन क्या वो उतनी वॉलेटिलिटी देख भी सकता है। मैं हर एक इन्वेस्टर को गाइड करता हूँ कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहते हो कि आपको रिटर्न चाहिए, बट अगर मैं ज़्यादा रिटर्न दे रहा हूँ इट मीन्स आई एम कैरिंग रिस्क ऑल्सो ना। आपने पैसा मेरे पास लगाया, बैंक की एफडी 6% देती है, मैं कहता हूँ हमको 12-15% रिटर्न बनेगा। कैसे बनेगा? जब आप इंक्रीमेंटल रिस्क कैरी करोगे तभी रिटर्न ज़्यादा बनेगा। तो उसलिए हमें क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग से हमें समझ आता है कि क्लाइंट का बिहेवियर किस तरह का है, मार्केट सिचुएशन में वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कि बाजार गिरा, उसका पैसा जब घटेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो और पैसा डालने के लिए फिजिबल है उसके लिए कि नहीं, क्या उसके इनकम लेवल उसको और पैसा डालने के लिए सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम उनके लिए एक पोर्टफोलियो क्यूरेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि इन ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हो, यही आपके लिए आइडियल फिट होगा। अब कमिंग ऑन टू दैट इनकम पार्ट, देखो जिसकी इनकम 50,000 रुपये है उसको भी लगभग, देखो मिडिल क्लास में ही फॉल कर रहा है। 50,000 रुपये वाला भी, 1 लाख वाला भी, 2 लाख वाला भी, 3 लाख रुपए वाला भी आज की डेट में, क्योंकि टैक्सेस के बाद पैसा हाथ में कम बचता है। तो बेसिक रूल्स है, जो थंब रूल्स है हम बोलते हैं कि आपको फॉलो करने ही चाहिए। सबसे पहला थंब रूल होता है हर एक इन्वेस्टर के लिए या हर एक कॉमन पर्सन के लिए इमरजेंसी फंड का, उसके पास उसके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस हमेशा इमरजेंसी फंड की तरह शेप में अवेलेबल होने चाहिए। और ये शायद कोविड ने रियलाइज भी कराया लोगों को। एब्सोल्युटली। बट आज भी मुझे लगता नहीं है कि लोग अभी भी ये सीरियस हैं कि 6 महीने या 1 साल के फंड अरेंज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो लोग नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम 6 महीने का पैसा बैंक एफडी में क्यों रखें, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेट से किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपये है, वो उसके पास 2.5 लाख रुपये इकट्ठा ही नहीं होता, तो और वो कहता हो कि आप मुझे कह रहे हो 2.5 लाख को भी मैं इन्वेस्ट ना करूं, एफडी में डाल दूं, तो उसका कहना मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो रातों रात आपको कोई पैसा नहीं देने वाला। अच्छे समय में सब खड़े हो जाएंगे आके, भाई बता क्या चाहिए, है ना, लेकिन जैसे ही समझ आएगा भाई को पैसे की ज़रूरत है, सबसे पहले भाई का नंबर ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए अपना इमरजेंसी फंड खुद बिल्ड करो। आपके पास जब पैसा है आपकी पॉकेट में, सारी दुनिया आपकी दोस्त है। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास बिल्ड हो गया, उसके बाद आप देखो कि आपका गोल क्या है। किसी के लिए, मैरिड कपल के लिए उसका ड्रीम हाउस उसका गोल हो सकता है, किसी के लिए रिटायरमेंट उसका गोल हो सकता है, किसी के लिए उसके बच्चे की एजुकेशन गोल हो सकती है, किसी के लिए बच्चे की फ्यूचर में शादी करनी है वो गोल हो सकता है। इन सब गोल्स में से अपनी प्रायोरिटी देखो, और अगर आप मेरी मानो तो सबसे पहली प्रायोरिटी है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि आज के जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं ना, लाइफस्टाइल हमारे जैसे हैं, हमें सबको फाइनेंशियली फ्री होना है। ये फायर नाम का कंसेप्ट आ गया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, सबको जल्दी से रिटायर होना है, सबको हॉलीडेज़ करनी है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। वो कैसे होगा? जब आपके पास पैसा होगा। और इसीलिए आप जिस दिन आपकी जॉब लगती है, जिस दिन आप पहली इनकम बनाते हो, तब से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्टेप करना शुरू करो। एंड अगेन बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से जितना जल्दी शुरू कर दोगे वो बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर देंगे। तो क्या SIP ज़्यादा बेटर है या SWP ज़्यादा बेटर है? मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि हम समझ सकें कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे टेक्निकली इनको टेक केयर करना है। तो धीरज जी, ये SIP और SWP बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ ये कितना ज़बरदस्त और कितना लीथल हो जाता है।
लेट से मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था अभी 5,000 रुपये महीने वाला, आपने 5,000 डाले, 30 साल डाले, 3.5 करोड़ बन गए, छोटा अमाउंट है। अब वही 5,000 रुपये आपको अगले 30 साल या प्रोबेबली लाइफ टाइम में नेक्स्ट जनरेशन तक को हर महीने 2 लाख रुपए देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इट मीन्स आपने डाला तो 5-5 हज़ार रुपये था, अब फैमिली को जो इनकम लगी 30 साल के बाद वो 2 लाख रुपए पर मंथ लगी कम से कम। उसके बाद अगर देखो किसी की 5,000 रुपये आज SIP करने की हिम्मत है, इट मीन्स उसकी इनकम लेवल तो हर साल बढ़ेगा। तो अगर वो अपनी SIP को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाता रहे, इट मीन्स आज 5,000 की, फिर 5,500 की, है ना, फिर अकॉर्डिंगली बढ़ाता चला गया 10% से, तो वो टोटल इन्वेस्ट करेगा लगभग 98 लाख रुपीज़, जो कंपाउंड हो जाएंगे लगभग 7.5 करोड़ रुपए में। और वो 7.5 करोड़ रुपए से वो हर महीने लगभग 4.25 लाख रुपए लाइफ टाइम निकाल सकता है। पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अब ये जो 4.25 लाख है ना, ये सेंस कर रहा है। अब जैसे 2 लाख था वो सेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मतलब ये जो आपने एक चीज ऐड करी है ना कि 10% हर साल इंक्रीमेंट करना है, ये वो इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी ओवर द टाइम कम होने वाली है, तो वो जो 4.5 लाख रुपए है वो लगता है कि नहीं एक पावरफुल टूल होगा। धीरज जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 30 साल बाद 4.5 लाख रुपए भी रेलिवेंट होगा। आप समझो, आज शायद आपके लिए 5,000 रुपये रेलिवेंट अमाउंट होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके इनकम के लेवल्स बढ़ेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। होता क्या है, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो ना, एक फेज ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए, कि इतनी बड़ी पैसिव इनकम हम क्रिएट कर लें कि आपको ऐसा महसूस हो अगले 15 साल या 20 साल के बाद कि मैंने यार सारा साल मेहनत करी, बड़ी मुश्किल से मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो ने बिना कोई मेहनत किए 4 करोड़ रुपए कमा लिया। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा होगा। इसी को बोलते हैं पैसे को काम पे लगाना, पैसे से पैसा बनाना, मनी बिगेट्स मनी। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं आज ही अपने एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रहा था। तो एक जट था गाँव में किसी में, तो वो लाले के पास जाता था, देखता था लाले के पास बहुत पैसा है। जब भी लाले के पास जाना, लाला तिजोरी में कभी नोट गिन रहा होता था, कभी सिक्के रख रहा होता था सोने के, कभी निकाल रहा होता था। अब जट हमेशा सोचता था कि लाले के पास इतना पैसा आया कैसे। तो एक दिन जट ने पूछा कि यार आज मैं पूछ ही लेता हूँ लाले से कि इतना पैसा आया कैसे। मैं भी पूछ ही लेता हूँ। तो लाले ने कहा भी मनी बिगेट्स मनी, है ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो हमारे पास पैसा है, हमारे को पैसा पैसे को पैसा खींचता रहता है। अब जट को रात को नींद नहीं आई, सुन के चला तो गया। अब परेशान है, वो घूम रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो आता है, अगले दिन लाले की दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। वो सिक्का लेता है, लाले को ऐसे दिखाने लग जाता है, उसकी तिजोरी के पास ऐसे घुमाने लग जाता है। कहते हैं कि यार ये सिक्के से ना, जैसे ही वो तिजोरी खोलेगा वो पॉकेट से सिक्का निकाल के ऐसे घुमाने लग जाता था। तो लाले ने कहा भाई ये क्या कर रहा है? कह रहा है यार मैं पैसे से पैसा खींच रहा हूँ, मेरे पास पैसा है और तेरा पैसा खींच रहा हूँ। कहता है ऐसे नहीं खींचा जाएगा, मेरे पास आ। वो लाला उसको जट को अपने पास बुला लेता है। वो कहता है अब इस पैसे को उछाल। तो उछालता है, वो जाके उसकी तिजोरी में गिर जाता है। तो कहता ओ मेरा सिक्का तेरे पास चला गया। कहता हाँ मेरे पैसे की पावर ज़्यादा है ना। तो पैसे ने पैसे को खींच लिया। करेक्ट। तो जट बेचारा अपनी एक चवन्नी जो थी उसके पास वो भी खो के आ जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हो रहा है अक्सर उन लोगों के साथ जो सुबह ही सोशल मीडिया उठा के देखते हैं इंस्टाग्राम में, और वहाँ पर एक बंदा अपनी मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई डिफेंडर ड्राइव कर रहा है, और वो इन लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि आओ ट्रेडिंग करो और आ जाओ, अगले ही कुछ महीनों में आप करोड़पति बनने वाले हो। सेबी ने एक पीछे स्कैम डिकोड किया। एक फीमेल थी, आई कैन नॉट नेम हर अगेन, बट वो पकड़ी गई है, तो करके स्मिथा करके नाम था उसका कोई। तो उसने कहा कि मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटोग्राफ्स थी, मनी कंट्रोल पे उसके आर्टिकल छपे हुए हैं। पता चला बाद में वो स्कैमर थी, उसका अपने पास 70-75 लाख रुपए भी नहीं थे मैनेज करने के लिए। और लोगों को इतना बड़ा टैबू दिखा के लोगों को लूट लिया। सारी फीमेल टेलीकॉलर्स बिठा रखी थी, लोगों को ट्रेडिंग में पैसा गवा के अपनी फीस बना के, बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी है। लोग क्या करते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि लेट अस अज्यूम अ पर्सन है जो 30 साल की एज का है, ठीक है, और वो 25 लाख रुपए का, मैं नाम नहीं लूंगा कोई किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, बिल्कुल, और वो एक बहुत बेहतरीन प्लान है, ठीक है, बड़ा फेवरेट प्लान है लोगों का। और अगर उसे 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेना है तो मोटा 30 लाख लेते हैं, तो प्रीमियम एवरेज सही आ जाएगा करने में। तो उसको 2 लाख रुपए के आसपास प्रीमियम पे करना पड़ेगा एनुअली, ठीक है। अब इसमें उसको 2 चीजें मिलने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, 30 लाख रुपए का नेचुरल डेथ और 60 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ। अच्छा, 25 लाख का प्रीमियम, 30 लाख का प्रीमियम देने के बाद? नहीं, 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करा है, सम इंश्योर्ड 30 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए उसका एक्सीडेंटल डेथ है, और 25 साल बाद, मतलब 28 साल के आसपास, उसको जो पैसा रिटर्न में मिलेगा वो होगा 70 लाख रुपए के आसपास, ठीक है।
अगर इसको सेकेंडरी हम अलग तरीके से उतने ही पैसे को यूज करें तो मैं लोगों को हमेशा गाइड करता हूँ कि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। पहली चीज, अगर आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो एट द सेम एज इट विल कॉस्ट यू 25,000 रुपीज। Absolutely. ठीक है। सेकंड, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इट विल कॉस्ट यू 15,000 रुपीज, Correct. तो 40,000 हुआ। अभी 1,60 हमारे पास खड़ा है। Yes. अब आता है घर का इंश्योरेंस, तो घर का इंश्योरेंस 5,000 रुपए के आसपास 1 करोड़ का हो जाता है। Right. ठीक है, तो 50 अभी भी हमारे पास 155 राइट। खड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि टर्म इंश्योरेंस, तो 1 करोड़ का अगर वो एलिजिबल है उस टाइम टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो मोटा मोटा 15,000 उसको पे करना है। राइट। तो ये सारा कुछ मिलाकर अगर हम देखें तो 70,000 रुपए के आसपास हो गया। अगर वो क्रिटिकल हेल्थ भी ऐड कर लेता है तो इट विल कम टू 85 मैक्सिमम और 90,000। Yes. अभी भी उसके पास 1,10,000 रुपए। Yes. ठीक है, जहां पर उसने अपनी नेचुरल डेथ 1 करोड़ बना ली, एक्सीडेंटल डेथ 2 करोड़ बना ली, डिसेबिलिटी अगर वो बेड रेस्ट की सिचुएशन में जाता है तो 50,000 रुपए पर वीक उसको बेड रेस्ट मिलेगा अप टू 100 वीक। मतलब अगर वो 6 महीने बेड रेस्ट पे है तो 12 लाख रुपए ही इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके अलावा अगर एक हाथ खराब हो जाता है तो उसके अलग से पैसे हैं, 50 लाख या 70 लाख डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी। राइट, घर का यहाँ सब कुछ हमने कवर कर दिया। अभी भी उसके पास 1,10 है। अब इस 1,10 को मैं बोलता हूँ आपके पास जाके वो करे इन्वेस्ट और उसको सिप में डाल दे। राइट। मोटा मोटा मेरे हिसाब से 7 से 8,000 रुपए मंथली उसके पास सिप Correct. की कैपेसिटी बनती है, और वही शायद पैसा उसको 8,000 आपके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिप में वो 30 साल में मोटा मोटा 4 करोड़ के आसपास बना पाएगा। वो तो 5,000 के SIP से 3.5 करोड़ बन रहा था, यहाँ तो 10,000 के SIP है। 10,000 के SIP से बल्कि मोरलेस 7 करोड़ रुपए बन जाएगा बिना इंक्रीमेंटल SIP डाले। यही वो नॉलेज है जो हम लोगों को डिकोड करना चाह रहे हैं। Right. बिकॉज ये पैसा उतना ही है, बस पैसे को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज द टेक्निक। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो है ना, जो मैं नोटिस करता हूँ, दैट पीपल वांट वेरी फैंसी प्रोडक्ट्स। उनको लगे ऐसे करने से, ऐसे होने से वैसा हो जाएगा। अरे सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है जो आपको बेसिक कॉमन सेंस लगानी चाहिए, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स हैव्स टू बी सिंपल। तो किस स्ट्रैटेजी हम इसको बोलते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। आपको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, जितना सिंपल रखेंगे अपने इंश्योरेंसेस को, क्योंकि क्लीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुआ ना, ऐसे ही क्लीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गया। तो जो प्रोडक्ट क्लीन होंगे वहाँ पे कंपनी को भी इजी है आपको सेल करना, है ना, कंपनी को क्लेम करना भी इजी है, और यहाँ पे वेल्थ क्रिएटर को आपकी वेल्थ क्रिएट करनी भी इजी है। Indeed. तो आपकी बकेट सेपरेट होनी चाहिए। सो धीरज जी, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था। You told few nuances which probably, you know, I was not been able to dissect while my corporate exposure as well as my डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी। सो मेरी आज के सेशन से 3 लर्निंग्स हैं, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहली लर्निंग जो है मुझे समझ आई है, दैट इज़ दैट आई हैव टू बी अप्रोप्रिएटली इंश्योर्ड। सबसे अंडर इंश्योरेंस का जो थ्रेट है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। करेक्ट। क्योंकि मेरी जितनी इनकम है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, उसको सपोर्ट करता हुआ मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, उतना सम एश्योर्ड होना चाहिए, ताकि मेरी लाइफस्टाइल, मेरी फैमिली किसी भी पॉइंट्स पे स्टेक पे ना आए। सेकेंड लर्निंग जो मेरी आज के सेशन से ये बनी, दैट मुझे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी इंश्योरेंस लेने का फायदा है, नहीं तो कल को क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट। ठीक है। और थर्ड लर्निंग मेरी ये है कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्सिबल एक एडवाइज़र चाहिए जिसके पास खुद नॉलेज हो, जिसके पास खुद इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो मुझे एक्चुअली गाइड तो कर सके। करेक्ट, है ना, क्योंकि मुझे समझ आया कि ट्रैप में नहीं फंसना, लेकिन लोगों का काम है माल बेचना। सो मैं इन तीनों लर्निंग्स को और थोड़ा टॉप अप कर देता हूँ आपके लिए। पहली चीज़ है कि आज हर एक इंसान जो मेडिकली एलिजिबल है वो आज प्लान कर सकता है अपना राइट सम इंश्योर। ठीक है, अगर वो वेट कर रहा है 2 साल 4 साल का, तो प्रोबेबली वो एलिजिबल नहीं होगा, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। दूसरा, जो टर्म एंड कंडीशन है उसके लिए ना, यू हैव टू फाइंड आउट अ राइट इंश्योरेंस कंसल्टेंट जिसके पास वो इंटीग्रिटी भी है और वो नॉलेज भी है टेक्निकली। और उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट कवर्ड, इंस्टेंट व्हाट इज कवर्ड। ठीक है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने बोला इंश्योरेंस प्रोफेशनल से लेना है, तो इंश्योरेंस प्रोफेशनल का एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि वो पर्सनली खुद कौन सी पॉलिसीज कैरी कर रहा है, उनका सम इंश्योर्ड क्या है, क्या उसका खुद का माइंड का एक्सपोजर इतना बड़ा है या नहीं। ठीक है। अगर वो खुद ही अंडर इंश्योरेंस है तो वो क्या थॉट प्रोसेस रखता है और क्या आपको वो गाइड करेगा। करेक्ट। सो वैसे ही मैं आई कोरली वुड लाइक टू थैंक यू, बिकॉज मेरी जो 3 आज बड़ी क्लियर लर्निंग्स हैं, और वो लर्निंग्स मैं बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि वो बहुत से लोगों को कनेक्ट करने वाली है। तो जिसमें सबसे पहला जो मैंने समझा है कि अपनी लाइफ के फॉर्मूला को सेट करना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा कि जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं
तो हमें अपने खर्चों को वैल्यू नहीं करनी है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है, Absolutely. ताकि आप सच में अमीर बने, ना कि दिखावे के अमीर बने, राइट। Correct. तो पहली लर्निंग मेरी ये है। दूसरी लर्निंग मेरी ये है कि स्टार्ट अर्ली, ठीक है, Correct. और प्लान अर्ली, और ताकि आप एक सिस्टमेटिकली ड्राइव करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में वाकई ही एक एनरिच लाइफ को इनकैश कर सकें, है ना। और तीसरी चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आप किसी भी एज पे इस टाइम पे खड़े हैं और आपके फ्यूचर की कोई भी चैलेंजेस हैं, यू हैव टू डिस्कस विद योर इंटरमीडिएटरी, वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो कि आपको सच में एक रोड मैप क्रिएट करके दे, जो आपकी पहले आपको समझे, ना कि वो जो अपने बैग में ऑलरेडी सब कुछ लेकर आया है कि मुझे तो ये बेचना है ना। Correct. वो लोगों को आइडेंटिफाई करना जो आपको पहले समझना चाहते हैं, आपके रोड मैप को देखना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं, और ये शायद लर्निंग डेफिनेटली मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा जो मुझसे कभी भी फ्यूचर में कनेक्ट करते हैं, ताकि उनके जर्नी मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो आपसे कनेक्ट करें। अभी इसी चीज़ के ऊपर मैं एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो चीज़ आपने बोली अभी कि किस से आप वो चीज़ ले रहे हो, उसकी इंटीग्रिटी कहाँ से कैसे चेक करनी चाहिए आपको। तो आप एक चीज़ समझो कि जैसे आपने बताया कि ये इंश्योरेंस का एडवाइज़र है, उसके पास खुद का इंश्योरेंस कितना है, ऐसे ही आप ये देखो कि जिस से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हो, उसके पास खुद का पोर्टफोलियो है कि नहीं, कितने सालों से वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है, खुद के लिए पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अगर उसने खुद के लिए पैसा नहीं बनाया, वो खुद स्टॉक में सट्टे मार रहा है, तो आई एश्योर यू वो आपको भी पैसा नहीं बना के दे सकता। तो मेरे हिसाब से आपके पास पहला क्वेश्चन होना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो पर्सनली, किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, आप पर्सनली कितना पैसा मैनेज करते हो, आपका खुद का पोर्टफोलियो कितना है, आप कितने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने अपने लिए वेल्थ क्रिएट किया है तो आई कैन एश्योर कि वो बंदा आपके लिए भी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। अगर वो उसने खुद के लिए वेल्थ नहीं क्रिएट की, वो खुद ही फंसा हुआ है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में, तो ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। आज का जो हमारा बेसिक एजेंडा था वो था बेसिक इन्फॉर्मेशन को कल्टीवेट करना, वो क्लैरिटी लेकर आना कि इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है, ठीक है। वैसे ही आपको अनदर हैंड में इंश्योरेंस की कौन कौन सी वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो अभी तो हमने इस सेशन में यही कवर किया है, और मैं अगले सेशन में हम दोनों मिलकर एक एक क्वेरी को जो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको पिक करेंगे और अगले सेशन में पूरा का पूरा उसको डिकोड करेंगे, ताकि आपकी पर्सनल क्वेरीज को एक क्लैरिटी मिल सके और वो डायरेक्शन ताकि आपको बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी लाइफ को टेक केयर ना करें जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से इंस्पायर हो, वो इंस्पायर हो रियल टाइम टेक्निक्स के साथ। करेक्ट। सो इट वॉज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू मिस्टर धीरज। लाइकवाइज अरुण जी।